अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सायरा अफरीन और आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर होमोस्टैसिस का टॉपिक पढ़ेंगे ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? द मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर विद इन द बॉडी। साल्ट प्लस वाटर विद इन बॉडी इज़ कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है वाटर का, वाटर रिलेशन ऑफ द सेल, कि पानी का सेल के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो इसके अंदर अगर हम वाटर की देखें तो तीन खसूसियात हैं। वाटर जो है वो एक बेस्ट सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट किस तरह से, और इसकी दूसरी खसूसियात ये है कि ये डिज़ोल्व कर देता है नंबर ऑफ़ सोल्यूट। और भी बहुत सारे सॉल्वेंट हैं लेकिन पानी की ये वाहिद खसूसियात है कि वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ सोल्यूट्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। और ये होमोस्टैसिस के अंदर भी हेल्प करता है, मतलब कि ये जो अंदर हमारी बॉडी के अंदर वाटर होते हैं उसको भी बैलेंस करने के लिए होमोस्टैसिस में हमें पानी साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए वाटर की हमें नीड होती है। तो इसलिए वाटर का सेल के अंदर ये भी रिलेशन है। इसके अंदर एक और टॉपिक आता है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द सेल, कि सेल के अंदर हम पानी और साल्ट जो है उनको किस तरह से बैलेंस करते हैं। अब अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर मैंने तीन सोल्यूशन बताए हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक के अंदर ये होता है कि लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट होते हैं और सोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट यानी कि पानी मौजूद होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हमारे पास एक जार है, जार के अंदर हमारे पास एक सोल्यूशन मौजूद है जिसके अंदर 2% हमने सोल्यूट ऐड किए हैं और 8% हमने सॉल्वेंट लिए। जब हम ये लेंगे और इसके अंदर जब हम कोई भी सेल है, एनिमल या प्लांट सेल, इसे हम इस सोल्यूशन के अंदर डाल देंगे। जैसे ही हम डालेंगे तो हमें खुद पता है कि जितने भी हमारे पास सेल हैं या फिर कोई भी, अगर हम किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन या बॉडी फ्लूइड की बात करें तो वो क्या करते हैं कि वो हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, जो सोल्यूट की अमाउंट है वो बाहर कम है और सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो जो पानी है, पानी की ये खसूसियत होती है कि ये सोल्यूट की तरफ बहुत ज़्यादा जल्दी मूव कर जाता है। अब सेल के अंदर सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है लेकिन सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो पानी होगा वो सेल के अंदर चला जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, टर्जिट हो जाएगा, फूल जाएगा। इसी तरह आइसोटोनिक की अगर हम बात करें तो इसमें जो साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन होगी वो इक्वल होगी। इस तरह से जैसे ही हम सेल को सोल्यूशन के अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा कि सेल के अंदर भी वही कंसंट्रेशन होगी जो कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद होगी। इस तरह से सेल के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा कि जो हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी और जो सॉल्वेंट यानी कि पानी की कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी। जब हम सेल इसके अंदर ऐड करेंगे तो सेल जैसे ही हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो सोल्यूट की अमाउंट है वो बाहर ज़्यादा है और जो सेल के अंदर है वो कम है। तो जितना भी सेल के अंदर पानी होगा वो सोल्यूशन के अंदर ऐड होना शुरू हो जाएगा और सेल क्या होगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसकी तीन कैटेगरीज हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। अगर हम ओस्मो रेगुलेशन प्लांट के अंदर देखें तो अगर हैबिटेट के मुताबिक अगर देखें तो प्लांट की तीन कैटेगरीज आ जाती हैं, हाइड्रोफाइट, मीसोफाइट एंड ज़ीरोफाइट। हाइड्रोफाइट के अंदर क्या होता है, हाइड्रो का मतलब ही वाटर होता है। वो तमाम प्लांट्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट कहते हैं। और ये जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं उनकी क्या खसूसियात होती है, क्या अडेप्टेशन जिनको हम कह सकते हैं, अडेप्टेशंस क्या होती हैं कि उनके लार्ज सरफेस एरिया, जो उनका लीव होता है वो ब्रॉड होता है, उनके जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसे ही वो बड़ा होगा तो उधर जो होंगे
स्ट्रोमेटा जो होंगे वो भी बहुत ज़्यादा मौजूद होंगे और वहाँ पर जो ट्रांसपायरेशन का अमल है यानी कि एवेपोरेशन ऑफ वाटर वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि उनके पास एक्सेस ऑफ वाटर के अमाउंट है और उन्हें बैलेंस रखने के लिए जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करेंगे तो इसलिए उनके जो लीव्स होते हैं वो एक तो ब्रॉड होते हैं और उन लीव्स के अपर साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रोमेटा मौजूद होते हैं जो कि ट्रांसपायरेशन का अमल करते हैं। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो डैफोडाइल आ जाता है। इसके बाद नंबर 2 पर आ जाते हैं मीज़ोफाइट। मीज़ोफाइट की हाइड्रोफाइट क्या कहेंगे, ये वो वाले प्लांट जो मेराइन और सीज वगैरह के अंदर मौजूद होते हैं। और मीज़ोफाइट क्या होते हैं, जो कि लेक, फ्रेश वाटर या नदी नाले वगैरह जो हैं वहाँ पर जो पौधे मौजूद होते हैं उन्हें हम मीज़ोफाइट्स कहते हैं। ये प्लांट भी क्या करते हैं, इनके पास मॉडरेट वाटर मौजूद होता है और मतलब कि इतना ज़्यादा पानी मौजूद नहीं होता, उनके पास लिमिटेड अमाउंट के अंदर होता है। और यहाँ पर ये लेक नहीं आएंगे, ये वो होंगे जो ज़मीन के अंदर भी रहेंगे या फिर उनके पास पानी की जो कंसंट्रेशन होगी वो ज़्यादा नहीं होगी लेकिन अवेलेबल होगा, तो मतलब मॉडरेट टेम्परेचर होगा और इनको मॉडरेट पानी होगा। इसकी एग्जांपल अगर हम ब्रासिका, मैंगो और रोज़ की बात करें, रोज़ को हम पानी खुद देते हैं और उन्हें पानी की ज़रूरत होती है, बगैर पानी के वो रह नहीं सकते। अगर हम ज़ीरोफाइट की बात करें, वो तमाम जो डेजर्ट एरिया के अंदर प्लांट्स रहते हैं उनको हम ज़ीरोफाइट कहते हैं और उनके अंदर ट्रांसपायरेशन का अमल बहुत कम होता है क्योंकि उनके पास बहुत ही कम पानी होता है या ना होने के बराबर होते हैं, इसलिए उनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं और थिक होते हैं। या और गर्मी जब डेजर्ट बहुत ज़्यादा मतलब सख्त मौसम आता है, मतलब कि सख्त मौसम या ड्राई सीज़न आता है तो ये क्या करते हैं, ये अपने लीव्स को गिरा देते हैं और जैसे ही रेनी सीज़न आता है तो ये दोबारा से उनके पत्ते ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। अगर हम उनके कुटिकल्स यानी कि स्टेम की बात करें तो वो थिक, वैक्सी और लेदरी होता है। वैक्सी क्यों होता है, वैक्सी इसलिए होता है ताकि वो ट्रांसपायरेशन के अमल को कम से कम कर सकें, ताकि वो पानी को एवेपोरेट ना कर सकें। लीव्स जब या तो होंगे नहीं या बहुत कम होंगे, इसका मतलब ये है कि जो उनका स्ट्रोमेटा होगा वो भी बहुत कम होगा। जैसे ही कम होगा तो इसलिए कहते हैं कि स्ट्रोमेटा लोअर ऑफ द लीव्स। यहाँ पर हमने बात की थी हाइड्रोफाइट के अंदर जो उनके स्ट्रोमेटा हैं वो लीव्स की अपर सरफेस पे मौजूद होते हैं, लेकिन अगर हम ज़ीरोफाइट की बात करें तो इनके जो स्ट्रोमेटा होते हैं या तो रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं या फिर लीव्स की लोअर साइड पर होते हैं। इसकी एग्जांपल है कैक्टाई। पहले हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट के अंदर पढ़ी थी, अब हम ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाती 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं ऑस्मो एनिमल्स के अंदर, ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फर्मर क्या होता है, एनिमल बॉडी फ्लूइड केप्ट आइसोटोनिक, मतलब कि एनिमल्स मतलब जो भी एनिमल है अगर उसे किसी भी माहौल के अंदर रखा जाए तो उसका जो अंदरूनी माहौल होगा वो आइसोटोनिक रहेगा। इसका मतलब यह है कि उसकी जो साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर होगी वो मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर हम ऑस्मो रेगुलेटर की बात करें तो वो तमाम एनिमल्स जिनको अगर हाइपोटोनिक माहौल के अंदर रखा जाए तो वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज करेंगे ताकि वो होमोस्टेसिस कर सकें। अगर उन्हें मतलब साल्ट वाले माहौल के अंदर ज़्यादा रखा जाए तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट को एक्सक्रीट करेंगे ताकि जो उनके अंदर होमोस्टेसिस हो सके या ऑस्मो रेगुलेशन हो सके। इसी तरह से अगर हम एनिमल की बात करें हैबिटेट के लिहाज से तो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं या फिर ज़मीन के अंदर रहते हैं। पानी की अगर बात करें तो 2 तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं, एक मेराइन आ जाती है, दूसरी फ्रेश वाटर आ जाते हैं। मेराइन क्या होते हैं, जो सी के अंदर रहते हैं या ओशन के अंदर रहते हैं, और फ्रेश वाटर क्या होगा, लीव्स, लेक और बाकी जो नदी नाले वगैरह होते हैं उन्हें कहते हैं। अगर हम मेराइन की बात करें तो मेराइन के अंदर हमें पता है कि जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए अगर हम मैरीन की बात करें तो मैरीन के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनको हाइपरटोनिक का सामना करना पड़ता है। और वो जो साल्ट के एक्सक्रीशन है उन्हें किस तरह से मेंटेन करते हैं, सबसे पहले तो वो किडनी के ज़रिए से। अगर हम हैग फिश की बात करें
हैग फिश। इसके पास गिल्स मौजूद होते हैं। ये गिल्स क्या करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा साल्ट होता है उसे रिमूव कर देते हैं। उसके बाद रेक्टल ग्लैंड आ जाता है। रेक्टल ग्लैंड भी ऐसा ही है जो कि साल्ट के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। उसके बाद आ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो ऑस्मोसिस या डिफिजन हो रही होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो सल्यूट जो हमारे पास सेल होता है उसके अंदर जो मटेरियल बॉडी फ्लूइड है वो क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर की तरफ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर उल्टा होता है, लोअर से हायर की तरफ जब जाएंगे, जैसे ही ये लोअर से हाई की तरफ मूव करते हैं तो इनसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसे हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम दिया। इसके बाद जैसे ही हमें पता है कि यहाँ पे साल्ट की जो कंसंट्रेशन है उन्हें एनिमल्स ने मिनिमाइज़ करना होता है तो वो क्या करते हैं, वो उनके अंदर बॉडी के अंदर यूरिया की अकोमुलेशन हो जाती है। अगर यूरिया जो है उनकी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अकोमुलेट हो जाएगा तो उनके अंदर डिजीज़ काज हो सकती हैं और उनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो यूराइन के ज़रिए से यूरिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं। अब वो डायरेक्टली यूरिया जो है उसे एक्सक्रीट नहीं कर सकते क्योंकि यूरिया जो है वो पॉइजन टाइप का है। तो वो क्या करते हैं, इसके लिए उनके अंदर एक केमिकल मौजूद होता है जिसे हम ट्राईमिथाइल अमाइन कहते हैं। ये क्या करता है, ये यूरिया की जो कंसंट्रेशन होता है उसे डाइल्यूट कर देता है। किस तरह से डाइल्यूट करता है, जो एनिमल होगा वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को इनटेक करेगा और फ़ौरन ही एक्सक्रीट कर देगा कंसंट्रेटेड यूराइन के ज़रिए से। इसके बाद अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो यहाँ मैरीन के अंदर ज़्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन थी, फ्रेश वाटर के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। इसलिए ये जो हमारे पास एनिमल्स होंगे इनके अंदर ऑस्मोटिक फ्लडिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड होगा, मतलब कि इनके जिस्म के अंदर पानी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब ये पानी को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि पैरामीशियम अमीबा वगैरह है, इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, पानी की एक्सक्रीशन करते हैं। इसके बाद इनके पास एक्टिव अपटेक ऑफ साल्ट होता है, मतलब कि इनके पास जो साल्ट की कंसंट्रेशन होगी वो तो कम हो जाएगी पानी की वजह से। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने जिस्म के अंदर डालकर साल्ट की कंसंट्रेशन को भी पूरा करते हैं और साल्ट को वाटर को ज़्यादा बाहर निकालने के लिए ये क्या होता है, इनका यूराइन डाइल्यूट होता है, पतला होता है। मेराइन, अगर पानी के अलावा अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर क्या होता है, इसमें लॉस ऑफ वाटर होता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अब इस पानी की कमी को किस तरह से मेंटेन करते हैं एनिमल्स, वो है कि उनकी, अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, हशरात की, हशरात के पास वैक्सी एक्सोस्केलेटन मौजूद होते हैं। ये एक सख्त किस्म का होल होता है जो कि अंदर का जो ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस होता है उसको मेंटेन रखता है। इसके बाद अगर हम दूसरे डेजर्ट एरिया के एनिमल्स की बात करें तो उनके पास मल्टी लेयर्ड डेड कैरेटिनाइज्ड स्किन मौजूद होते हैं। ये भी एक सख्त स्किन होती है जो कि पानी या साल्ट की कंसंट्रेशन होते हैं उसे बाहर नहीं निकालते बल्कि उनको बॉडी के अंदर ही रखते हैं। और ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो पानी पीते हैं। ईटिंग मॉइस्ट फूड, मतलब कि जैसे कि फ्रूट्स वगैरह, हमें भी अगर पानी की कमी हो जाए हम सबसे ज़्यादा जूसेस पीते हैं या फिर पानी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं। इसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो डिहाइड्रेट माहौल के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब अगर उन्हें पानी नहीं भी मिलता तो वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, सीड्स को खाते हैं और जैसे ही कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन होगी तो इसके नतीजे में पानी भी बनता है और कार्बन भी बनेगी और उसके साथ पानी भी, और इस पानी को वो इतना उनके लिए काफ़ी होता है कि वो इसमें ज़िंदा रह सकते हैं। जैसे कि कैंगरू रैट जो है, अगर उसे पूरा साल भी पानी ना मिले तो वो ज़िंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो सीड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेटेड सीड्स खाकर जो उसके नतीजे में ब्रेक डाउन के अंदर वाटर मौजूद होगा उसको वो इनटेक करता है। थैंक यू।